हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर फिजिक्स की लॉज ऑफ मोशन की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं योगेश अग्रवाल आज आपको कल तक जो पढ़ाया था उससे आगे पढ़ाने के लिए कुछ कोशिश करूंगा। राइट, चलिए देखते हैं। हमने गैलीलियो एक्सपेरिमेंट देखा था। तो ऐसे तो गैलीलियो साहब बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, लेकिन जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया इसका आउटकम कुछ उनसे ठीक से एक्सप्लेन नहीं हो पाया। हाँ, इतना जरूर था कि उन्होंने ये पक्का बता दिया कि कोई ना कोई फोर्स ही है जो मोशन का कारण होता है, लेकिन उसके आगे और ज्यादा कुछ बात हो नहीं पाई। ठीक है ना। लेकिन एक बात पक्की हो गई थी कि बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स से कुछ फंडामेंटल्स क्लियर हो गए थे। तो आप भी वो फंडामेंटल्स को एक बार फिर से देख लीजिए। मैं देखिए, जो आपको हमेशा याद रखनी है वो चीज क्या है, देखो ये कि ये ऑब्जेक्ट मैंने ऐसे ही एक बना दिया कोई, इसका मास m है। इसको मैंने यहाँ से फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, और यहाँ से फोर्स लगाया 10 न्यूटन का। अब ये बताओ ये ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा। तो आपने बता दिया मुझे अभी अभी कि ये ऑब्जेक्ट कहीं नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इधर से दोनों तरफ से फोर्स इक्वल लग रहे हैं। मान लो इसको मैं F1 कहूँ, इसको मान लो मैं F2 कहूँ, तो दोनों इक्वल हो गए। और जब दो इक्वल फोर्स लगते हैं तो फिर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगते हैं तो नेट फोर्स तो जीरो हो गया ना। नेट फोर्स इक्वल टू जीरो। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स जीरो लगा हुआ है तो ऑब्जेक्ट अपनी पुरानी ही पोजीशन में ही रहेगा। इफ नेट फोर्स इज जीरो, देन object will not change its position. Object will not change its position. मतलब जैसी पोजीशन में है वैसे ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे ये रेस्ट में था, रेस्ट, तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी एंड इफ नेट फोर्स इज जीरो, देन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। मतलब देखो, ये ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है। ये मान लो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। नाउ नेट फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज जीरो। देन अब क्या होगा इसकी स्पीड का, अगर इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो लगा हुआ है, ये मूव कर रहा है, मूविंग मोशन में है मतलब। तो देन आंसर क्या होगा? दिस ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू मूव। दिस ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू मूव विद 10 मीटर पर सेकेंड। बस कंटिन्यू, क्योंकि अब नेट फोर्स कितना है? जीरो। तो फिर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन बदलेगा नहीं। क्या इसकी पोजीशन है? मूवमेंट की 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो फिर वो उसी स्पीड से कंटिन्यू करता रहेगा। एक तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा आपको याद रखना है कि मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर नेट फोर्स जीरो है तो वो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं है। देख लो, आप नहीं तो बदलाव कर देंगे। राइट, चलो ठीक है। दूसरे कॉन्सेप्ट को हम क्या समझ रहे हैं अभी? देखो, एक ऑब्जेक्ट को मैंने इधर रखा है और इसका मास जो है ना 5 kg है, और ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो बताओ इस पे कुल कितने फोर्स लगे हैं, इस पे कुल कितने फोर्स लगे हैं, ये हमको बताना है। और ये ऑब्जेक्ट अब किधर जाएगा, जब फोर्स समझ में आ जाएंगे तो ये कब किधर जाएगा। देखिए, ये ऑब्जेक्ट
के ऊपर जो फोर्स लगे हैं वो एक फोर्स तो ये है जिसे हम वेट कहते हैं, इसका कितना है m इंटू जी, मतलब 5 इंटू 10, हम जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लेते हैं, तो ये टोटल हो गया 50 न्यूटन। ये हो गया फोर्स। और ये कौन सा फोर्स है, वेट को कौन सा फोर्स मानते हैं हम स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एक तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगा है। दूसरा फोर्स ये सरफेस है, तो आपको कल बताया था मैंने कि अगर किसी सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए तो सरफेस उसके अपोजिट एक रिएक्शन लगाता है, रिएक्शन फोर्स लगाता है उसके ऊपर। तो लगवा दो रिएक्शन फोर्स जो परपेंडिकुलर अपवर्ड्स डायरेक्शन में होता है, इसे नॉर्मल या फिर रिएक्शन फोर्स कहते हैं। तो ये कितना लगेगा, जितना नीचे वेट लग रहा है, वेट कितना लग रहा है 50 न्यूटन, 50 न्यूटन लग रहा है। तो बताओ ये ऑब्जेक्ट अब किधर जाएगा। अब इसके वो दो फोर्स लग रहे हैं, एक वर्टिकली डाउनवर्ड्स, एक वर्टिकली अपवर्ड्स, और बाकी कोई फोर्स नहीं लग रहा है इसके ऊपर। तो ऑब्जेक्ट शुरुआत में कहाँ था, रेस्ट में, तो अब रेस्ट में ही रहेगा। ये फोर्स लग रहे हैं तो लगने दो, ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन रेस्ट। अब देखिए दूसरी बात देखते हैं एक और हम यहीं पे। ये कोई चेयर है, राइट, और इसके ऊपर हम कोई ऑब्जेक्ट को रख देते हैं जो वेट जिसका है सपोज 100 न्यूटन, राइट। और किसी कारणवश क्या हो गया स्टूडेंट्स कि इस चेयर का जो रिएक्शन फोर्स था, नॉर्मल फोर्स, वो है 90 न्यूटन। तो अब क्या होगा, बताइए अब क्या होगा। और ऑब्जेक्ट था रेस्ट में, इनिशियली ऑब्जेक्ट वाज इन रेस्ट। तो ये ऑब्जेक्ट किधर जाएगा या क्या करेगा, ऐसे ही रहेगा, क्या करेगा आप बताइए आप। तो चेक कर लेते हैं, नीचे लगने वाला फोर्स 50 था, ऊपर 50 था, कोई चेंज नहीं आया। इधर तो गड़बड़ हो गई ना। ये देखो, अगर मैं इसे फोर्स F1 मान लूं और इसे फोर्स F2 मान लूं, तो स्टूडेंट क्या दिख रहा है, F1 इज ग्रेटर देन F2। यहाँ पे ये नीचे 100 है, ऊपर सिर्फ 90 है, तो 10 न्यूटन का डिफरेंस आ गया कि नहीं। तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट बड़े फोर्स, हायर फोर्स जो है इसका, उसकी तरफ मूव करना चाहिए ऑब्जेक्ट को। मतलब रूल क्या कहता है, ऑब्जेक्ट शुड मूव इन द डायरेक्शन ऑफ हायर फोर्स। हायर फोर्स की तरफ मूव करना चाहिए इसको। ये हायर फोर्स है F1, इसकी तरफ जाना चाहिए। लेकिन ये तो चेयर पर रखा हुआ है, अब क्या हो, चेयर उसको ऊपर से फोर्स, ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे 90 और ये चेयर की तरफ फोर्स लगा रहा है 100। तो अब जाएगा किधर, नीचे तो खुला नहीं है ना, माहौल खुला नहीं है, रास्ता खुला नहीं है, नीचे तो चेयर है। तो स्टूडेंट चेयर टूट जाएगी, ऑब्जेक्ट विल मूव इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ द हायर फोर्स। और अब मूव नहीं होने दे रही है चेयर उसको, इसलिए चेयर को तोड़ के वो नीचे निकल जाएगा। कभी कभी देखा होगा आपने, कोई ज्यादा वजन वाला, मेरे से भी ज्यादा वजन वाला कोई आदमी किसी चेयर पे बैठ जाता है तो चेयर टूट जाती है कि नहीं, खबा। क्यों, क्योंकि उसका जो वेट था नीचे की तरफ वर्क कर रहा था, चेयर अपना रिएक्शन उतना लगा ही नहीं पाई, उसका वेट ज्यादा रह गया, चेयर का रिएक्शन कम रह गया, चेयर टूट गई, खपाक। तो यहाँ पे क्या लिखूं मैं, रिजल्ट क्या आया, चेयर विल ब्रेक डाउन, चेयर विल ब्रेक डाउन, चेयर टूट जाएगी, एंड ऑब्जेक्ट विल मूव इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन। Chair will, sorry, object will move in downwards direction.
तो ये याद रखना आप। अच्छा, अभी थोड़ी सी बात और करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है वो थोड़ी सी बात। किसी ऑब्जेक्ट, किसी बकेट में हमने वाटर ले लिया, तो आपने कभी देखा है क्या, वाटर अगर किसी टब में या बकेट में आपने घर में लिया, उसमें फुटबॉल को आप हवा भर दें और उसको फिर पानी में डुबोएं, डूबती है क्या? नहीं। फुटबॉल विल नॉट सिंक इन द बॉटम, नहीं सिंक होगी, पानी भरा हुआ है। जैसे आप उसको दबाएंगे तो आपको दबाने के लिए भी, उसको प्रेस करने के लिए भी फोर्स लगाना पड़ेगा ज्यादा, और फिर भी वो अगर हाथ से छूट गई तो फटाक ऊपर आ जाती है। आपने देखा होगा वाटर स्पोर्ट्स बहुत सारे होते हैं, तो उसमें बॉल को फेंक फेंक के लोग खेलते हैं ना स्विमिंग पूल में, क्योंकि वो सिंक नहीं होती बॉल। क्यों नहीं सिंक होती, उसका कारण देखिए। देखिए ये बॉल को इसमें डाल दिया, तो बॉल का वेट नीचे की तरफ वर्क करेगा, वेट W1। और स्टूडेंट ये जो वाटर है ना, वाटर ये ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, इसे कहते हैं अप थ्रस्ट फोर्स। जो फोर्स ऊपर की तरफ वर्क करता है उसे क्या बोलते हैं? अप थ्रस्ट फोर्स, ऊपर की तरफ। और इसे मान लो मैं W2 बोल दूं, तो क्या हो गया? W2 इज ग्रेटर देन W1, यानी ऊपर लगा हुआ फोर्स ज्यादा, फुटबॉल का वेट कम। इसलिए फुटबॉल विल नॉट गो इन द बॉटम, फुटबॉल विल नॉट सिंक, फुटबॉल विल फ्लोट अबव द सरफेस ऑफ द वाटर, क्योंकि इसका फोर्स ज्यादा है पानी का, अपथ्रस्ट फोर्स, और बॉल का वेट कम है। अगर आप ज्यादा वेट वाली कोई चीज डालेंगे जिसमें वेट ज्यादा हो जाए और उसका अपथ्रस्ट फोर्स कम हो जाए, तो वो सिंक हो जाएगा। सीधी लैंग्वेज में ऐसा समझ सकते हैं अपन। सो यहाँ क्या हुआ, W2 जो ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स है वो ज्यादा, और वेट जो नीचे की तरफ लगने वाला है फोर्स वो कम। सो बॉल विल नॉट सिंक। कभी कभी आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा, वैसे तो हम हाइड्रोस्टैटिक भी पढ़ने वाले हैं, ये देखो कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ अंदर पानी में अंदर अंदर फ्लोट कर रहा है, ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, क्यों? क्या कारण भाई? तो सीधी सी बात है, कारण स्पष्ट है। इसका वेट W1 नीचे लग रहा है, वाटर का अपथ्रस्ट ऊपर लग रहा है, अपथ्रस्ट ऊपर लग रहा है W2। अब बताओ इस कंडीशन में क्या मतलब हुआ, W1 इज इक्वल टू W2, हेंस ऑब्जेक्ट इज नॉट गोइंग एनीवेयर, ना नीचे जा रहा है ना ऊपर। इस कंडीशन में आके दोनों फोर्स इक्वल हो गए, जहां दोनों फोर्स इक्वल हो गए ऑब्जेक्ट रुक जाता है, भाई अब नहीं जाऊंगा मैं कहीं। हाँ, इसको हम थोड़ा सा अगर ऊपर से फोर्स लगा दें तो ये नीचे चला जाएगा, क्योंकि हम अभी तो W1 के बराबर है W2, लेकिन हम ऊपर से कुछ लगाए, मतलब W1 को हमने सपोर्ट कर दिया, ज्यादा दे दिया, ज्यादा बढ़ा दिया, तो वो बढ़ जाएगा, W1 ज्यादा होते ही ऑब्जेक्ट नीचे आ जाएगा। तो ये फोर्स के बारे में, ये कैरेक्टरिस्टिक है फोर्स की, और ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फोर्स काम करता है तो ऑब्जेक्ट कैसे रिएक्ट करता है, ये सब आपके सामने मैं बता रहा था, राइट? तो ये आप समझ के रखिए, अब इसके ऊपर ही बेस्ड है सब कुछ। और ये बात को ना आप कभी नहीं भूलना, आप चाहे कितने भी बड़े हो जाओ, आप 9th में हो, 10th में, 11th में, 12th में, इंजीनियरिंग में, या फिर कहीं और, कहीं भी चले जाओ स्टूडेंट्स, ये फंडा तो कभी बदलने वाला नहीं है, इसको आज से समझ लो, राइट? ठीक।
बहुत सारे आपके क्वेश्चन ना सिर्फ इस अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, पता नहीं क्या हो जाता है स्टूडेंट्स को, ये कोई बताता नहीं है या तो उनको, या फिर वो समझ नहीं पाते, वो हमेशा इसमें गलती कर देते हैं। फोर्स किधर ज्यादा है ये समझ ही नहीं पाते, फोर्स कब इक्वल हो रहा है ये समझ ही नहीं पाते। मैं आपको ये सब बताऊंगा ठीक से। तो चलो वापस आ जाते हैं अपने लॉज ऑफ मोशन पे। ये कुछ ऐसी बातें थी जो बेशक चैप्टर में इस तरीके से नहीं दी जाती, लेकिन मेरा अपना तरीका है। मैं समझता हूँ कि इसी तरीके से स्टूडेंट समझ सकते हैं, तो मैं वो सब अप्लाई करता हूँ। राइट, देखते हैं। अब आ जाते हैं वापस गैलीलियो एक्सपेरिमेंट पे। गैलीलियो साहब ने जो बताया वो कल आपने सबने देख लिया कि जितनी हाइट से वो नीचे गिरेगा उतनी ही हाइट तक वो पहुंचेगा। अगर सरफेस का कोई फ्रिक्शन नहीं है और हमने उसकी हाइट कम कर दी, सरफेस यानी फ्लैट कर दिया उसको स्ट्रेट, तो यानी वो हाइट तो कभी नहीं मिलेगी, तो ऑब्जेक्ट हमेशा चलता चला जाएगा जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगाया जाए। तो खैर गैलीलियो साहब ने एक्सपेरिमेंट तो किया और बहुत सारे फोर्स के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक क्लियर की उन्होंने, लेकिन सब कुछ क्लियर हुआ नहीं। तो उसी टाइम न्यूटन साहब जो थे, वो भी एक नए वैज्ञानिक थे समझो उस समय के जमाने के हिसाब से, लेकिन वो थे बहुत पक्के मैथमेटिशियन। तो उन्होंने गैलीलियो साहब को कहा आप अपनी सब कुछ रिसर्च मेरे पास लाइए, मैं उसमें कुछ करके देखता हूँ। और उन्होंने जो किया उसे हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ मोशन में। राइट, तो मैं हेडिंग डालता हूँ, या फिर गैलीलियो से हम न्यूटन की तरफ क्यों गए वो देखते हैं। मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ यहाँ पे। द एक्सपेरिमेंट ऑफ गैलीलियो, ऑफ मिस्टर गैलीलियो, was later explained by Mr. Newton, Mr. Newton with the help of his famous laws of motion. So your heading is laws of motion. न्यूटन ने 3 लॉज दिए, उनको हम पढ़ेंगे अभी। न्यूटन, मिस्टर न्यूटन gave 3 laws of motion. Mainly वो क्या है? नंबर 1, अब कुछ खास नहीं है, सिर्फ नाम ही है उनका, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसी तरीके से सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये मैं ऐसे लिख इसलिए रहा हूँ क्योंकि आप ये सब नोट कर लोगे ना, तो अगर एग्जाम के कभी स्कूल के एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो एक आपको वे मिल गया है, इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, तो हम पहला हेडिंग डाल के फर्क पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब गैलीलियो साहब का काम खत्म और न्यूटन साहब का काम चालू, और जो हमेशा ही चालू रहेगा, ये कभी अब बंद होने वाला नहीं है। क्योंकि आगे आने वाले फिजिक्स के जितने भी चैप्टर और पढ़ोगे आप, सब में कहीं ना कहीं इसका यूज होने ही वाला है। या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन साहब ने कुछ ज्यादा ये खास बात नहीं की, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, जो कि गैलीलियो साहब नहीं समझ पा रहे थे या एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। देखिए कुछ लोग कैसे होते हैं, आप में से भी कुछ बच्चे होंगे, आप समझ तो जाते हैं बहुत कुछ, जो समझाएं तो समझ जाते हैं, लेकिन जब एक्सप्लेन करने की बारी आती है तो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते। आपके मन में रहता है क्या है कॉन्सेप्ट, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो ऐसे ही कुछ शायद गैलीलियो साहब के साथ हुआ होगा, लेकिन न्यूटन साहब बहुत स्मार्ट थे। उन्होंने तो और भी चीजों के, अभी आप ग्रेविटेशन पढ़ोगे तो उसमें भी उन्होंने, एक केपलर साहब थे, उनके लॉज वो ठीक से नहीं बता पा रहे थे या ठीक से क्लियर नहीं कर पाए, तो उन्होंने उनकी भी रिसर्च मंगवा के लिए और एक न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बनाया। तो न्यूटन साहब वाज अ ब्रिलियंट पर्सन। ठीक है,
थोड़ा उनके नाम के आगे थोड़ा डाउट हमेशा यूं रहता है, क्योंकि बेसिक रिसर्च उनकी नहीं थी, दूसरों की थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत कुछ किया इस देश के लिए, सॉरी संसार के लिए। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन साहब क्या बता रहे हैं कि अगर कोई बॉडी, ये देखो ना, कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। अब देखो रेस्ट में है ही क्यों, क्योंकि उसके ऊपर बैलेंस्ड फोर्स लगे हुए हैं। अरे कोई बॉडी काहे को रेस्ट में होगी, कि उसने जितना वेट उसका है उतना ही उसको रिएक्शन मिल रहा है, वो रेस्ट में रहेगी। अब कोई यहाँ से मैं थोड़ा सा उसको फोर्स लगा दूं तो चल पड़ेगी, ऊपर नीचे तो नहीं जाने वाली, क्योंकि जितना वेट उतना रिएक्शन हो रहा है इसके ऊपर। दूसरी बात क्या बताई, एक तो रेस्ट की बात बताई, इफ इन रेस्ट रिमेन इन रेस्ट। दूसरी बात ये बताई कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में ही हो सकता है, क्योंकि अगर उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे ना तो उसका मोशन कम ज्यादा हो जाएगी। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, इट विल रिमेन इन मोशन, इट विल रिमेन एज इट इज। और ये क्यों होता है, ये हम सबके साथ भी होता है, हम जैसी कंडीशन में वैसे ही रहना चाहते हैं। इसे कहते हैं इनर्शिया। इस प्रॉपर्टी को, इस टेंडेंसी को, किसको, जिसमें ऑब्जेक्ट अपनी जो पोजीशन है उसमें ही रहना पसंद करता है, अपने को बदलाव नहीं करना चाहता, अपने पोजीशन में चेंज नहीं करना चाहता, उस इंटरनल प्रॉपर्टी को किसी भी ऑब्जेक्ट की हम कहते हैं इनर्शिया। देखो हम सब लोगों में भी तो इनर्शिया है। अब जैसे सबको पता है, सुबह अगर 5 बजे उठेंगे, 4:30 बजे उठेंगे, 4:30 5 बजे उठ के अगर अपन बाहर जाएं, खुली हवा में, ग्राउंड में जाएं, थोड़ा जॉगिंग करें, वॉकिंग करें, रनिंग करें, योगा करें, बाहर जाके, हमारा हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। सब जानते हैं कि नहीं? लेकिन करते कितने लोग हैं ऐसा? जानते सब है, करते क्यों नहीं है? क्योंकि रात को सोच के सोते हैं कल से मैं स्टार्ट करूंगा, लेकिन सुबह जब 4:30 5 बजते हैं, घड़ी का अलार्म जब बजना शुरू हो जाता है, अगर लगाया है तो भी उसको बंद करके गपचुप सो जाते हैं। क्यों? द पर्सन विच इज स्लीपिंग वांट टू रिमेन इन स्लीपिंग। वो जगना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसकी पोजीशन क्या है, स्लीपिंग पोजीशन। देखो ना, आपको भी शायद माता जी को, आपकी माँ को उठाना पड़ता होगा आपको, अबे उठ उठ, स्कूल जाना नहीं है क्या, ट्यूशन जाना, पढ़ना नहीं है क्या? और भगवान ने ना लॉकडाउन भी अच्छा खासा दे दिया है अभी, कि मतलब इंसान उठना ही नहीं चाहता, उसको ना तो स्कूल जाना है, ना तो कहीं कुछ करना है। स्टूडेंट की तो चांदी ही चांदी है। लेकिन इसमें से भी मेरी बात याद रखना स्टूडेंट्स, कि जो लोग इस समय को, इस मौके को सही यूज कर रहे होंगे ना, पढ़ रहे होंगे ना, वो ही कल के हीरो बनेंगे। क्योंकि इस समय को कई महीने हो गए, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने भी हो सकते हैं इस बात को। और जो लोग इतना बहुमूल्य समय, प्रीसियस टाइम लॉस्ट कर देंगे ना, वो लॉस्ट किया हुआ टाइम तो कभी वापस नहीं आएगा। तो जिसने यूज कर लिया वही प्लस में रहेगा। तो आप करते रहिए। जो विनर्स होते हैं ना, वो कभी रुकते नहीं है किसी भी कंडीशन में। अब देखो ना, मुझे भी देखो, अगर आप, तो आपको पता है क्या, मेरा घर मोती नगर में है, और यहीं पे इस समय मेरी गली को लॉक किया हुआ है दोनों तरफ से पिछले 8 दिन से। लेकिन आपके पास वीडियो तो रुके नहीं ना, वो तो आ रहे हैं ना। थोड़ी ठीक है, मैं कैसे भी अपनी को एडजस्टमेंट कर करा के कर रहा हूँ, डस्टर की जगह कपड़ा यूज कर रहा हूँ, या फिर कुछ भी यूज करके कैसे ना कैसे आपको वीडियो तो मिल ही रहे हैं ना। तो मैं घर से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जैसी जैसा बोर्ड है छोटा मोटा वैसा ही बोर्ड चल रहा है। कुछ आपको तो शायद पता भी नहीं चला होगा कि मैं किस कंडीशन में हूँ, लेकिन नहीं, जिसको करना है वो तो करेगा ही ना। तो आप चिंता मत करो, आप भी करते रहो, इनर्शिया में आओ मत। ये किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है, कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है। कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई बाहर से एक्स्ट्रा फोर्स ना लगाया जाए। और वो भी कैसा फोर्स? अनबैलेंस्ड फोर्स। अब मान लो ये रेस्ट में है, इसको मैं मूव करवाना चाहता हूँ, तो क्या मैं दोनों तरफ से 5 5 न्यूटन का फोर्स लगा दूं क्या? मैं इधर से 5 न्यूटन लगा दे रहा हूँ और इधर से 5 न्यूटन लगा दे रहा हूँ, बराबर है क्या? अरे इस फोर्स को लगा के तो कोई फायदा ही नहीं हुआ ना, क्योंकि ये कैसे फोर्स हो गए? बैलेंस्ड फोर्स। तब तो कोई फायदा नहीं है। हमको कैसा फोर्स चाहिए? अनबैलेंस्ड फोर्स। तो मैं एक ही साइड से लगाऊंगा सिर्फ फोर्स। ये लो, सिर्फ एक साइड से फोर्स लगा दिया, बाकी उसका वेट तो नीचे है ही, रिएक्शन तो ऊपर है ही, वो तो बैलेंस्ड है। अगर वो बैलेंस नहीं होते, मान लो इसका अपथ्रस्ट ज्यादा होता है, यानी रिएक्शन फोर्स ज्यादा होता, वेट कम होता, तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर उड़ जाता।
मान लो वेट ज्यादा होता, अपथ्रस्ट कम होता, तो ये नीचे घुस जाता इसको तोड़ के सरफेस को। चेयर टूट गई थी कि नहीं जैसी। अब यहाँ देखो मैंने पांच, वो तो सब बैलेंस फोर्स है। अब यहाँ देखो मैंने एक फोर्स लगा दिया 5 न्यूटन का एक्स्ट्रा। अब इसको बैलेंस करने वाला कोई फोर्स नहीं है, इसका मतलब एक अनबैलेंस फोर्स है। ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा, इट विल टर्न टू मूव। मूव, पोजीशन बदल गई। ऐसे ही ये मूव कर रहा है, मूव कर रहा है। तो फिर मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक फोर्स लगा दिया, ये 10 न्यूटन का। तो पहले ऑब्जेक्ट मोशन में था, यूनिफॉर्म मोशन में, और अब किस में टर्न हो जाएगा, ये रेस्ट में। रुक गया क्योंकि मैंने एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया उस पे, और वो भी कैसा फोर्स है, अनबैलेंस्ड। इस फोर्स को बैलेंस करने वाला कोई फोर्स नहीं। तो इसी बात को न्यूटन साहब ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में बताया। तो क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, देखो, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, it wants to remain in rest. If an object is in rest, it wants to remain in rest, or if it is in motion, और मोशन भी कैसी, वैसे तो यूनिफॉर्म है, आप यू लिख लीजिए सिर्फ। इफ इट इज इन मोशन देन इट विल रिमेन इन मोशन। कब तक, until an external, बाहर से, unbalanced force is applied on it. Until an external unbalanced force is applied on it. इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एक मिनट, अब इस प्रॉपर्टी के बारे में पहले लिख लेते हैं कि यह ऑब्जेक्ट ने ऐसा किया क्यों। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है। तो यहाँ पे लिख देता हूं, दिस प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, ऑफ नॉट टू चेंज इट्स पोजीशन। इस प्रॉपर्टी को लिख लिया हमने, कौन सी प्रॉपर्टी, नॉट टू चेंज इट्स पोजीशन इज कॉल्ड एज इनर्शिया। दूसरे शब्दों में इनर्शिया को कैसे कहते हैं, द इनेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द इनेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू नॉट टू चेंज इट्स पोजीशन। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, और द इनेबिलिटी of an object of not to change its position is called as inertia. Is called as inertia, right? तो इसको हम, इस जो पूरा स्टेटमेंट और जो प्रॉपर्टी हमने देखी, दिस इज कॉल्ड एज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। दिस ऑल इज कॉल्ड एज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। राइट?
अब हम पहले इनर्शिया को समझ के लेंगे। अच्छा, ये चूंकि इनर्शिया के ऊपर डिपेंड है, इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ना लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। कल को कोई आपसे पूछ ले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, नहीं सुनना मुझे, मुझे तो आप लॉ ऑफ इनर्शिया बताओ। तो कुछ बदली बात नहीं है, एक ही बात है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ इनर्शिया बोथ आर द सेम थिंग। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने जो कुछ पहले बनाया था वो आप नोट कर लेना। यहाँ पे मैं सिर्फ स्पेशल बात लिख रहा हूँ। क्या है वो स्पेशल बात? दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज, दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया, ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। राइट। अब ये देखते हैं ये इनर्शिया क्या बीमारी है, व्हाट इज दिस डिसीज, और ये क्यों होता है। अब मुझे थोड़ी सी बात का जवाब आप दो। क्या ये मिस्टर एक्स हैं, इनसे बोला कि भाई ये बॉक्स उठा के लेके जाओ दूसरे कमरे में, तो मिस्टर एक्स लेके चले गए, उसको दूसरे कमरे में लेके चले गए। उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स लगाया, इस बॉक्स के ऊपर फोर्स लगाया और ले गए चला के। फिर मिस्टर एक्स को क्या बोले हम, मिस्टर एक्स ये ले जाओ, मिस्टर एक्स ये वाला बॉक्स लेके जाओ। तो मिस्टर एक्स की हालत पतली हो गई। मिस्टर एक्स बोला अब मैं ये कैसे ले जाऊं। मिस्टर एक्स ने फिर भी कोशिश की। ये देखो मिस्टर एक्स कोशिश कर रहे हैं। जरा ज्यादा ही लंबी हो गई टांग इनकी। ये लो मिस्टर एक्स सरफेस पर खड़े होकर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अब देखो ये क्यों नहीं हुआ, ये तो मूव हो गया, मूविंग, मूव, लेकिन डजंट मूव या डिडंट मूव। ये मूव नहीं हुआ, ये मूव हो गया। क्यों? ये 5 kg का था और ये 500 kg का था। तो मिस्टर एक्स का फिर क्या कहना, मिस्टर एक्स कितने किलो के हैं? मिस्टर एक्स है ही अगर सिर्फ मान लो 40 kg के, तो मिस्टर एक्स 40 kg का आदमी 5 kg को तो पुश कर सकता है, लेकिन ये 40 kg का कोई आदमी 500 kg को तो भाई वो दो चार 40 40 kg के भी हो गए तो भी नहीं पुश कर पाएंगे। खलास। तो क्या कह सकते हैं, देखो हम यहाँ इस एग्जांपल से क्या कह सकते हैं, इनर्शिया, ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है। इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट ए has changed after applying force by Mr. X। मिस्टर एक्स की वजह से ये चेंज हो गया। अब यहाँ पे भी तो मिस्टर एक्स नहीं लगाया, फिर इसका क्यों नहीं चेंज हुआ? इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट बी didn't change even after applying force by Mr. X। मिस्टर एक्स के फोर्स लगाने के बाद भी इसका इनर्शिया चेंज नहीं हुआ, इसका इनर्शिया चेंज हो गया, रेस्ट का मोशन हो गया। फोर्स लगा दिया ना अनबैलेंस्ड। यहाँ पे भी फोर्स तो हम अनबैलेंस्ड ही लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी इसका तो चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? ये क्यों नहीं हुआ, इसका सिंपल मतलब क्या है, इसका मास 5 kg था, छोटा था इसका, इसलिए इसका इनर्शिया भी छोटा था। इसका मास 500 kg था, बहुत बड़ा था,
इसलिए इसका इनर्शिया भी बहुत बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना छोटा मास उतना छोटा इनर्शिया। अब एक बात देखो यार कि आप जब छोटे थे तो आपके पापा जी क्या करते थे? आप जब आए बाहर से सपोज, या पापा घर पे आए तो बच्चा छोटा था, बिल्कुल छोटा, जब आप 1 या 2 साल के रहे होगे, तो पापा पकड़ते आप मेरा बच्चा उठा उछाल देते थे। आपका इनर्शिया कम था, आपका मास कम था। अब आप बड़े हो गए हो, 9th 10th में आ गए, अब आप कभी आप बाहर से आए, पापा यहाँ आए, इधर उधर से आए, आपको पकड़ के आप उछालते अब मेरा बेटा वो अब तो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ स्टूडेंट? क्योंकि अब आपका इनर्शिया बढ़ गया है, आपका मास बढ़ गया है। अब पापा के बस में भी नहीं रहा कि आपको ऐसा उछाल दें। उछाल भी दे तो पकड़ लेंगे, ये इस बात की कोई गारंटी नहीं। और आप कोई भी घर का सदस्य भी अलाउ नहीं करेगा इतने बड़े बच्चों को ऐसे उठा ऊपर उछाला जाए। क्या चेंज हो गया? आपका मास बदल गया। मास बदलने से आपका इनर्शिया बदल गया है। तो लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट बात यही है, इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन the mass of the object. Inertia of an object depends upon mass of the object. तो फिर what is the unit of inertia? जो यूनिट मास का वो यूनिट इनर्शिया का। तो अब मिल गया हमें यूनिट। देखिए फिजिक्स में मेरे को तो बहुत ही आदत है कि कोई भी क्वांटिटी पढ़ो तो पहले उसका यूनिट भी पढ़ो और उसके बारे में पढ़ो, वो वेक्टर है, स्केलर, ये सब पढ़ना चाहिए, तब तो हम उस क्वांटिटी के बारे में पूरी जानकारी ले पाते हैं। तो देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, inertia depends upon mass, hence unit of inertia is same as unit of mass। तो क्या हो गया? ऐसा यूनिट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया क्या? केजी। सीजीएस यूनिट ऑफ इनर्शिया ग्राम, ये किलोग्राम, ग्राम, बस। कैसी क्वांटिटी है ये? स्केलर या वेक्टर? तो मास कैसी है? स्केलर, इसलिए इनर्शिया भी स्केलर। इनर्शिया इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है भाई इनर्शिया, राइट। हाँ, लेकिन ऑब्जेक्ट अलग अलग टाइप्स की कंडीशंस में होता है। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है, ऐसे ऐसे घूमता रहता है। तो फिर इसलिए इनर्शिया भी 3 टाइप का होता है। इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, हेंस इनर्शिया मे बी ऑफ 3 टाइप्स, राइट। लिखेंगे, इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, hence inertia may be of 3 types. Number 1, inertia of rest. Number 2, inertia of motion. और नंबर 3 अभी मैंने बताया सर्कुलर मोशन में, तो वो तो मोशन ही हुआ, लेकिन सर्कुलर मोशन में खास बात क्या होती है? ऑब्जेक्ट हमेशा अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है, हमेशा। तो फिर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, या इसे डायरेक्शनल इनर्शिया भी कहते हैं, डायरेक्शनल इनर्शिया। तो ये सब हम अब तीनों टाइप कल पढ़ेंगे, इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे, इसके ऊपर कई क्वेश्चंस आते हैं वो भी करेंगे, और आगे बढ़ते रहेंगे इसी तरीके से लॉज ऑफ मोशन में। थैंक यू वेरी मच।